मंत्रियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने के सख्त निर्देश, कहा अपने प्रभारी जिलों का करे प्रवास, राहत और बचाव कार्यों का ले जायजा। दायित्व की आस में बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर, भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने दिए संकेत, कहा कभी भी हो सकती है नई जिम्मेदारियों की घोषणा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारानी की प्रेस वार्ता, प्रदेश में आपदा को लेकर सरकार को घेरा, कहा हरिद्वार में बाढ़ के हालात, दिल्ली दौरे पर मंत्री सतपाल महाराज। चमोली के ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर हादसा, घनियाल धार के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोगों की मौत, 7 घायल। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चमोली से आ रही खबर के साथ, जहां ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एसएसबी के जवानों और स्थानीय लोगों ने घायलों को निकाला। घनियाल धार के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वाहन में कुल 9 लोग सवार थे। चमोली से खबर बता रहा है, जहां ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर हादसा हुआ है, फिलहाल क्या अपडेट है? आपको बताना चाहूंगा कि ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर तलवारी से कुछ दूरी आगे घनियालधार के समीप हादसा हुआ है, जहां एक मैक्स जिसमें 9 लोग सवार थे गहरी खाई में जा गिरी और स्टीयरिंग लॉक होना इसकी वजह प्रथम रिक्शा चालक के बयानों से जो सामने निकल के आया है वो इसकी वजह बताई जा रही है, जिसमें 9 लोग सवार थे। 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं जो 7 अन्य घायल हैं उसमें से 3 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया, क्योंकि वो गंभीर घायल है। वहीं 3 लोग सामान्य घायल बताए जा रहे हैं। मोहन, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। दायित्व की आस लगाए पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। वहीं भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि दायित्व के बंटवारे को लेकर पूरा होमवर्क हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जब चाहे दायित्व बंटवारे की लिस्ट जारी कर सकते हैं। तो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत कि कोई हमारे यहाँ कोई परिवारवाद तो है नहीं कि एक परिवार ने ऑर्डर दिया और काम हो गया। लोकतांत्रिक तरीके से हम चलते हैं। हर सतह पर सभी का मार्गदर्शन, सभी की सलाह मिलती है। लास्ट स्टेज के अंदर है तो जल्दी कभी भी घोषणा हो सकती है। मैंने कहा अभी आपदा का विषय, आपदा विषय में चर्चा की है। बाकी क्योंकि आज की तारीख में हर प्रत्येक जनप्रतिनिधि जनता को सुविधाएं पहुंचे, आपदा में सुख दुख में उनके साथ रहे, इसी विषय की चर्चा हुई। बाकी विषय को भारत तिब्बत सीमा से सटी नीति घाटी में बरसी आसमान आफत का सबसे ज्यादा नुकसान चुमा घाटी में हुआ है। मलारी नीति हाईवे पर ब्रिज के तबाह होने के चलते लोग हाईवे के आर पार फंस गए हैं। बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे के आर पार फंसे करीब 300 सेना और आईटीबीपी के जवानों और स्थानीय निवासी अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। अभी भी यू पाइप डालकर रास्ता बनाने का काम जारी है। बता दें कि आपको सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हाईवे होने के कारण रात में भी अप्रोच फिलिंग का काम जारी है। बीआरओ ऑफिशियल का कहना है कि जल्द आवाजाही सुचारू रूप से शुरू की जाएगी। हल्द्वानी में बीते 3 दिनों से अघोषित बिजली कटौती हो रही है, जिससे शहरवासी खासा परेशान हैं। गांधीनगर क्षेत्र के लोगों में इसे लेकर आक्रोश बना हुआ है। बिजली कटौती से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र और स्कूली बच्चों की परेशानी बढ़ गई है। रहवासियों ने बिजली विभाग पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। वहीं नगरीय अधिशासी अभियंता एस.के. तिवारी ने बताया कि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। नदियों में सिल्ट आने से बिजली उत्पादन पर असर पड़ा है। मुख्यालय के निर्देश पर मजबूरन बिजली काटी जाती है।
इतनी हो गई, सिलेंडर वो महंगे हो गए, हर चीज इतनी महंगी हो गई, क्या गरीब आदमी खाएगा, क्या बचाएगा ये बताइए। और बच्चे भी जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं पढ़ पा रहेंगे, सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, शाम को 7-8 बजे आते हैं, तो लाइट ही नहीं रहती। बच्चा कैसे अब किस टाइम पढ़ाई करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे सोएंगे ये बताइए। कुछ तो गरीबी का इंसान का वो करना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अभी भी पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूबा हुआ है और अंधेरे ये जो सरकार है उसने हमारे ये जो शहर है पूरे उत्तराखंड को अंधेरे में धकेल दिया है। और ये जिस क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं पूरे शहर की लाइट आ रही है, लेकिन यहाँ अभी भी लाइट नहीं है। और ये जो आज हम मोमबत्तियाँ लेके खड़े हुए हैं, आज इस कंडीशन में ये हमारी पोजीशन आ गई कि लालटेन भी यदि लोगों को खरीदनी पड़े तो लोग खरीदेंगे। और लाइट की वजह से ये छोटे छोटे बच्चे अपने घरों में नहीं है, इनकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, लाइट ना होने से पानी भरने में दिक्कत आ रही है, जो महिलाएं हैं इनको घरों के काम करने में दिक्कतें हो रही हैं। उत्तराखंड के शिक्षण संस्थानों में महीने में एक दिन नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत कोटद्वार के पीजी कॉलेज में सफा होम सेंटर की टीम ने नशे के विरुद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे परवाज 2023 का नाम दिया गया। कार्यक्रम प्रस्तुति उन युवकों ने दी जो पहले नशा किया करते थे। देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रिहैबिलिटेशन सेंटर है। पिछले 30 साल से अधिक समय से दिल्ली एवं उत्तराखंड में कार्यरत है और हम लोग लगभग आज से मतलब बहुत सालों से लगभग 150 लोग किसी भी समय में इलाज में रहते हैं। कोटद्वार में हमको लगभग 20 साल हो गए हैं, 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। सो ये जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग था, ये 26 जून को मनाया जाता है। तो इस साल हमने एक दिन न मना, क्योंकि हमने सोचा लोग हमेशा फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइंस डे एक दिन मनाते, हमने कहा एक महीना मनाएंगे। सो इस महीने की आज क्लोजिंग सेरेमनी है। सो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत हमने अपने महाविद्यालय में हमें महीने में एक बार एक कार्यक्रम करवाना है इसमें, तो हमने उसके तहत ये नशा मुक्ति अभियान के तहत यहाँ पे ये कार्यक्रम किया है, जिसमें हमने सफा होम वालों को यहाँ पे आमंत्रित किया है। उनके तत्वावधान में जो है ये नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उनके माध्यम, संगीत के माध्यम से, उनके वक्तव्यों के माध्यम से वहाँ पे रह करके, रिहैब सेंटर में रह करके जो है इन्होंने उसको छोड़ा है और हमारे समाज के लिए एक मिसाल बने हैं कि अगर हम नशा के आदी हो जाते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने विकास कार्यों में जुटी एजेंसियों को सभी काम तय समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि देहरादून में टीएसडीसी और यमुना कॉलोनी के विकास कार्यों को मई 2024 तक पूरा किया जाए, बाकी बचे हुए कामों को जून 2025 तक पूरा किया जाए। शहरी विकास मंत्री ने ऋषिकेश के लिए प्रस्तावित 1600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी समीक्षा की और इसके लिए जर्मन बैंक के साथ MOU हस्ताक्षर किया जा चुका है। गोइंग है उसमें मुख्य रूप से आपका बंजारा वाला पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, टीएसडीसी एंड यमुना कॉलोनी, रायपुर एरिया और नैनीताल का सिविल सिस्टम में कुछ काम हमारे अभी चल रहे हैं। ये कुल मिला के 819 करोड़ 77 लाख के काम है। और इससे पहले एक बार मैंने स्थलीय निरीक्षण भी किया था बंजारा वाला का, तो मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि एक तो हमारा क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं करेंगे, टाइम से ही हो। हालांकि इसमें जो टीएसडीसी एंड यमुना कॉलोनी का काम है वो मई 24 तक पूरा होना है। शेष जितने प्रोजेक्शन जून 2025 तक की इनकी मियाद है, जो कार्य की समाप्ति की अवधि है 2025 जून की है। तो अभी काम हम कर रहे हैं। कुछ भौतिक सत्यापन मैंने किया भी है, कुछ कामों में थोड़ा प्रगति ठीक है, कुछ में थोड़ा मैं महसूस कर रहा हूँ कि और उसमें तेजी लाई जाएगी। क्योंकि बरसात है, इस दौरान हम लोग काम में थोड़ा सा हमें लगता है कि काम इस दौरान नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आएगी। लेकिन मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, जिस तरह से हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट चल।
हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों पर रामपुर गांव में कुछ शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी की। पत्थर कांवड़ियों और भोलेनाथ की प्रतिमा पर लगे, जिससे कुछ कांवड़िए चोटिल हो गए और भगवान शिव की मूर्ति खंडित हो गई। घटना से कांवड़िए नाराज हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया और पीड़ित कांवड़ियों को घर के लिए रवाना किया। लेकिन घटना की आग अभी भी शांत नहीं हुई है। क्षेत्र में माहौल अभी भी तनावपूर्ण है और पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील है। हम कावड़ लेके आ रहे थे अपना आराम से शांतिपूर्वक, हमने ना किसी को छेड़ा ना किसी को कुछ बोला, तब भी हमारे ऊपर पत्थरबाजी कर दी। पता नहीं किस बात पे करी, किस लिए करी। मेरे पीछे सर पे लगी है चोट, ठीक है, पर पता नहीं किस बात पे करी। हमारा शिवजी जो लेके जा रहे थे हम कावड़, उसे भी तोड़ डाला, ठीक है। उसके बाद पुलिस वाले आए, पुलिस वाले ने भी लाठी हमारे ऊपर ही बजाई। मतलब कोई साथ नहीं, कोई सहारा नहीं। हम इतने प्यार मोहब्बत में भगवान से मिलने जा रहे थे, पर कोई फायदा नहीं। बहुत खराब है। उधर वाले बंदों को उधर ही रोक लिया गया, इधर वाले बंदों को इधर ही भेज दिया गया। लक्सर की रेलवे कॉलोनियां बाढ़ से जलमग्न हो चुकी हैं। वहीं रेलवे आवासों की हालत बाढ़ के पहले से ही बेहद जर्जर है, लेकिन रेलवे कॉलोनी वासी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जिंदगी गुजारने को मजबूर है। जिससे पीड़ित रेलवे कॉलोनी वासियों ने एडीआरएम का घेराव किया और इस दौरान घंटों तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद कहीं जाके एडीआरएम ने जलमग्न रेलवे कॉलोनियों का जायजा लेकर पीड़ितों को आश्वासन दिया। क्वार्टर है वो भी सिक्योर नहीं है, वहाँ पे प्राइवेट का इतना आना जाना रहता है, आए दिन घरों में चोरियां होती है। सबसे पहले तो रेलवे कॉलोनी को इस तरीके से करा जाए कि सिर्फ वहाँ पे रेलवे के ही कर्मचारी रहें। अगर कोई बाहर का पर्सन आता है या तो कुछ वहाँ पे गेट वगैरह कुछ उसको सिक्योर किया जाए, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, वहाँ पे अगर घर भी है तो उनके दरवाजे ऐसी कंडीशन में है, वो भी टूटे हुए हैं। अगर IW के एप्लीकेशन देते तो वो भी कोई सुनते नहीं है कि हमारे पास आदमी नहीं है। घरों में नाग सांप ऐसे निकल के आते हैं, इतनी ज्यादा भांग होती है, इतनी ज्यादा घास होती है, उन्हें कोई काटने वाला नहीं। हमेशा पहले मच्छरों के लिए दवाइयां छिड़की जाती थी, अब वो भी नहीं छिड़काव किया जा रहा है। तो यानी कि रेल प्रशासन अगर नहीं कर रहा है तो फिर रेलवे क्वार्टर्स क्यों रखे हुए हैं? उन्हें खंडर बनाया हुआ था, हम लोगों ने रह के उनको मकान बनाया। अभी भी उनमें ऐसी समस्या है तो कौन उसको पूरा करेगा? हमें देखो प्रशासन से अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है। हमारे साथ चलो, देखो वहाँ पे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि हम बड़े अधिकारी को बोलेंगे। जब आज हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हमें पता चला है। आप उतरो हमारे क्वार्टरों में जाके देखो कि हमारा पूरा सामान बर्बाद है। हम इतना सा सामान, एक सामान एक गरीब इंसान कैसे जोड़ता है उसे पता है। अभी तक कोई आश्वासन नहीं है, कुछ भी नहीं बोला गया है। सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम मैप देख रहे हैं, हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हम कर देंगे, आपकी समस्या कंप्लीट होंगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर अरबाज खान देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने बॉलीवुड फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े अभिनव से मुलाकात की। अभिनव थापड़ ने उन्हें फिल्म शूटिंग के लिए राज्य की कई लोकेशन दिखाई और मसूरी, टिहरी झील और पिथौरागढ़ की खूबसूरत वादियों में फिल्म की शूटिंग किए जाने का सुझाव दिया। इस पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वह अपनी होम प्रोडक्शन की शूटिंग के लिए उत्तराखंड पर विचार कर सकते हैं। बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए उत्तराखंड बेस्ट डेस्टिनेशन है। हमारी पर्सनल मिले हम लोग, वो आए थे, उनकी कोई यहाँ पे डिजिटल एक कोई मूवी है उसका शूट चल रहा था। एज एन एक्टर वो आए, संजय कपूर भी थे यहाँ पे, वो लोग आए, हम मिले और मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ तो व्यक्तिगत बात हुई। बट उसमें मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा मैं पहली बार देहरादून आया हूँ और ये सब देखा है मैंने। तो मैंने कहा देहरादून से ऊपर आप पहाड़ में भी चलिए, टिहरी झील है, हमारे पास मसूरी है, उधर पिथौरागढ़ में भी कई जगह हैं। तो टिहरी झील के लोकेशन पे हमारा डिस्कशन हुआ, आप अपनी फिल्म लेके आइए। उनका अपना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, अरबाज खान प्रोडक्शन। तो उन्होंने कहा है कि वो इस बारे में विचार करेंगे और वो आगे देखेंगे उत्तराखंड में क्या कैसे शूटिंग हो सकती है, इस पर विचार करेंगे। पहाड़ों पर इन दिनों लगातार भारी बारिश हो रही, जिससे हरिद्वार का हिल बाईपास मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं पहाड़ से मलबा गिर जाने से हिल बाईपास रोड का बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। हालांकि लगातार हो रही बारिश से हिल बाईपास रोड पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया है और जिसका निरीक्षण जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने किया, जिनके मुताबिक रोड का दोबारा निर्माण कराया जाएगा। बता दें कि प्रशासन ने कांवड़ मेले और सोमवती अमावस्या स्नान की भीड़ नियंत्रित करने के लिए हिल बाईपास रोड को खोला था। का इस्तेमाल हो पाना मुश्किल है। जब कांवड़ में जब इतनी भीड़ रहती है, वो स्मूथली अब चला गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें।
लेकिन फ्यूचर के लिए तो हमें बनाना ही पड़ेगा, इसलिए निरीक्षण पर आया था। इसमें देखिए पूरी रोड आपकी निकल चुकी है, तो दोबारा हमें एक एस्टीमेट बना के कम से कम जितनी भी धनराशि लगती है हमारी, वो आपदा से हम लोग डिमांड करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में भी हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी इस रोड की, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको बनवा। लोहाघाट के ठाढ़ा ढूंगा क्षेत्र में रहने वाली एक महिला से अज्ञात साइबर ठगी कर ली। महिला का रिश्तेदार बनकर 1 लाख रुपए की ठगी कर ली। महिला को ठगी का एहसास होने पर उसने लोहाघाट थाने में शिकायत दर्ज करवाई। तहरीर में महिला ने बताया कि उसके पास फोन पर एक व्यक्ति का कॉल आया। उसने नजदीकी रिश्तेदार होने की बात कहते हुए अपने झांसे में ले लिया, जिसके बाद गूगल पे के माध्यम से 1 लाख रुपए ठग के खाते में डाल दिए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने क्षेत्र के सभी लोगों से अपील की है कि साइबर ठगों के द्वारा दिए जाने वाले लालच और झांसे में न आए। फोन किया गया पहले साइबर ठग द्वारा, उसको अपना रिश्तेदार बताया गया। रिश्तेदार बता के महिला को अपने झांसे में ले गया। उनके द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करा दी गई है और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावत के आदेश के अनुपालन में थाना लोहाघाट में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और इसमें विवेचना प्रचलित है और हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो साइबर ठग है इसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में इस बार भारी बारिश के बावजूद भी पानी इकट्ठा नहीं हुआ है। इसके पीछे नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का सटीक मैनेजमेंट रहा, जो उन्होंने स्वयं फील्ड पर उतरकर समस्या को देखा, परखा और निगम कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। सारे पॉइंट्स पर काम किया। इस बार बारिश से पहले ही नाले और नालियों की सफाई करवा दी गई थी। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि अभी भी लगातार नालों और नहरों का सफाई के साथ फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान जारी है। नगर निगम के कर्मचारियों के अलावा 45 कर्मचारी 1 महीने के लिए अतिरिक्त रखे गए हैं, जो नालियों की सफाई करेंगे तथा ताकि जल भराव की स्थिति न बने। वर्षा ऋतु में भी कूड़ा प्रबंधन, कूड़ा कलेक्शन और ड्रेन्स जितने भी हैं उनको लगातार क्लीन रखना, ताकि वर्षा का पानी लगातार अपने गंतव्य को जा सके, ये हमारा प्रयास है। इसके लिए हमने 60 अतिरिक्त कर्मचारी लगाए हैं। कुल 115 कर्मचारी केवल हमारे ड्रेन को साफ करने में लगातार लगे हुए हैं। परिणाम स्वरूप हमें नैनीताल रोड, कालाढूंगी रोड और जो ऐसे मेजर जल भराव के क्षेत्र से अभी वहाँ पर बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। कहीं कहीं गलियों में, नालियों में, जहाँ गली मोहल्लों में जहाँ पर कहीं कोई मलबा रख दिया है, किसी ने निर्माण सामग्री रख दी है या रोड बैठ गई है, ऐसी जगहों में कोई समस्याएं आई हैं, उनका भी निदान करने का प्रयास कर रहे हैं हम। लेकिन हमारा पूरा फोकस है कि जो ड्रेन्स हैं, जो वेन्स हैं शहर की, उसको लगातार क्लीन रखा जाए और इसमें काफी अच्छी सफलता हमें प्राप्त हुई है और हम लगातार उस पर अलर्ट मोड में हैं। लक्सर में बाढ़ की चपेट में आने से निजी औद्योगिक संस्थान का कुछ हिस्सा बर्बादी की भेंट चढ़ गया। इस संस्थान से करीब 3000 कर्मचारियों को रोजगार हासिल है, मगर बाढ़ से हुई बर्बादी के बाद औद्योगिक संस्थान प्रबंधन कॉलोनियों में बाढ़ के पानी की निकासी और उसकी रोकथाम में जुटा है। स्थानीय औद्योगिक इकाई के प्रमुख अंजन कुमार दास ने बताया कि फिलहाल सार्वजनिक सहयोग से इस पर काबू पाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रबंधन और अन्य कर्मचारी पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। बहरहाल जल प्रलय से निपटने के बाद उद्योग संचालन की व्यवस्था सुचारू की जाएगी। हम उस पे हावी हो पाए हैं। हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स और हमारे जितने भी यूनियन के कर्मचारी और हमारे खुद के काम जो वर्कमैन है, सभी ने बढ़ चढ़ के आगे बढ़ के दुकानों से मिल्क का पैकेट, पानी का जो बोतलें हैं, बिस्किट, चिप्स, जितनी भी सामग्री इकट्ठा कर सके, इकट्ठा करके हम लोग गांव-गांव जाके उन परिवारों के साथ में जाके भेंट भी कर रहे हैं। जहां जहां जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन परिवारों को, उन व्यक्तियों विशेष को उनका हाल, उनका जो सेहत देखना जरूरी है। हमारे टॉप मैनेजमेंट का भी ये फोकस रहा है कि पहले आप सभी के घर पर जाके झांको क्या हालत है, उनके साथ में रहो। उसके बाद में जब सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगा तब आप प्लांट चलाने की सोच। लक्सर में बाढ़ ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। लक्सर बाजार में एसडीआरएफ के कमांडेंट ने अपने जवानों के साथ मिलकर छोटे बच्चों और कई परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर जमीन पर उतरी है। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचकर लोगों की जान बचाकर राहत कार्य किए जा रहे हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और पानी का लेवल बहुत ऊपर है। बाजार में पानी है, कमर 5 फीट से ऊपर पानी है। तो जहाँ जहाँ से हमें कॉल आ रही है हम वहाँ जा रहे हैं और लोगों को
बचा के बाहर ले आ रहे हैं। उत्तराखंड के इन दिनों पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, जिस पर प्रशासन भी सक्रिय भूमिका में नजर आ रहा है। बता दें कि बारिश से जीवनदायिनी कही जाने वाली गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे बिंदुखत्ता के गौला नदी के आसपास बसे लोगों को डर सताने लग गया है, जिसमें से कई घर ऐसे हैं जो किसी भी वक्त गौला नदी के आगोश में समा सकते हैं। हालांकि अब जिला प्रशासन ने गौला नदी में जेसीबी और पोकलैंड मशीनों को लगाकर पानी का डायवर्जन करने का काम शुरू कर दिया है, जिस पर ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते यदि अधिकारियों ने तटबंध बनाने का कार्य कर दिया होता तो आज उन्हें इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो बहुत किए थे विधायक जी ने, बोला हम गौले को जो है बिल्कुल नहर बनवा देंगे और क्या करें दीवार लगाएंगे हम जमीन से कम 100 फीट आगे, और बोला जो है आरसीसी बना देंगे इसको, पूरा दीवार देंगे। अभी तक कोई काम नहीं हुआ। सामने देखो मेरा घर है, ये वाला तो खतरे के टाड़ में हूँ मैं, सामने घर है मेरा, और कोई मतलब नहीं। एक दिन मैंने फ़ोन किया, बोला तुम्हारे गांव वाले बोला काम नहीं होने दे रहे। मैंने कहा फ़ोन नहीं होने दे रहा, बताओ। विधायक जी को फ़ोन किया मैंने अपने फ़ोन से, मैंने कहा यहाँ पर मशीन लगवा दो। मैंने कहा सामने जो नाला हमारे उधर को कट रहा है, मैंने कहा थोड़ा बहुत ज़मीन तो बचेगी, मकान बचेगा। कोई सुनवाई नहीं। आज मशीन लगी है, ये बताइए आप, जब गौला आ गई तब मशीन यहाँ लगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।